कितना कानपुर अंदर बचा है मुंबई जाकर भी। कानपुर में पैदा होने के लिए उस अपने जन्म स्थान के लिए वो जनरल डायर जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, हम तीनों थे उस सीन में और बहुत ही इमोशनल सीन था जिसके अंदर थिएटर में हम दोनों लोगों की फिल्में एक साथ इस समय चल रही हैं, जाट और केसरी चक। अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। बेसिक चीजों में दाल रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में जब जाता है वो तकलीफ देता है। उन्हें ये पता ही नहीं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। तो लाइनों का बदल रहा है, तो लाइनों का हर वर्ड का मतलब है 10 टेक भी हो जाते हैं, 15 टेक भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 ही में हो जाता है। अमर उजाला के मंच अमर उजाला संवाद 2025 में विनीत और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, ढेर सारी फिल्मों पर बात हो सकती है, ढेर सारे डायलॉग बुलवाए जा सकते हैं। कुछ जो खुद लिखते हैं कविताएं एक ऐसे शख्स के बारे में, वो भी कईयों बार जो सुना है साक्षात तरीके से वो सुना जा सकता है। लेकिन अमित, आपसे शुरू करता हूं। स्कूल में भी वो नाम ए से दिया गया है तो पहली ही बारी आती होगी। कितना कानपुर अंदर बचा है मुंबई जाकर भी। मैं काफी बार पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ और मुझे पता कि आखिरी बार नहीं पूछा जाएगा मुझसे कि आप इंसान को कानपुर से निकाल सकते हैं, उसके अंदर से कानपुर नहीं निकाल सकते। और कानपुर मेरा जन्म स्थान है, वहाँ पे पैदा बड़ा हुआ हूँ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि कानपुर में पैदा हुआ तो हिंदी भी अच्छी है। इधर उधर पैदा हो गया होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं थोड़ा इधर उधर की पैदाइश हूँ हैं? आपका भी अच्छा चल रहा है भाई, बुरा नहीं है। और मेरा जन्म स्थान है और जो भी किसी का भी जन्म स्थान होता है उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। आपका बचपन वहाँ गुजरा है, आप बड़े हुए हैं, आपके फॉर्मेटिव ईयर्स वहाँ पे बने हैं। तो कानपुर में पैदा होने के लिए, उस अपने जन्म स्थान के लिए मैं कानपुर और कानपुरियों के बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। अगर थोड़ी सी सतही या हल्की बात कर ली जाए तो कानपुर की एक खासियत और होती है कि वो अक्सर जहां बहुतायत में होते हैं वहां आसपास रंग लाल हो जाता है, किसी फर्श का, किसी सड़क का, किसी चौराहे का, किसी जगह, किसी दीवार का। लेकिन आज अमित ने रंग केसरी किया है। केसरी आज से थिएटर पर हम लोगों के लिए मौजूद है और पहली केसरी हमने देखी थी, दूसरी भी उतनी ही शानदार है। केसरी की एक तस्वीर हमने देखी, एक केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, पंजाब की कहानी, वहां से वो देखा। और इसलिए मैंने कहा कि बात हल्की से शुरू की कानपुर के लाल से, लेकिन कानपुर का लाल वो वाला लाल नहीं जो यहां कहीं होता है। कानपुर का लाल जब भव्य केसरी कर रहा है, वैसी फिल्में जब आप करते हैं, और मैं फिर एक सीरीज पर भी आऊंगा, लेकिन जब आप ऐसी फिल्म करते हैं जिसको जब भी हमने सुना बतौर हिंदुस्तानी, बतौर भारतीय गुस्सा ही आया कि क्या कोई इस तरीके से जान ले सकता है। जब किरदारों को आप निभा रहे थे, क्या किसी इमोशनल जर्नी से होकर इस किरदार के लिए गुजरे और फिर जीवन की जर्नियों पर भी आना है। मैं एक अच्छा किस्सा है वो सुनाता हूँ आपको। जो शख्स, वो इंग्लिश हैं, इंग्लैंड से हैं और वो केसरी 2 में जनरल डायर का रोल कर रहे हैं और हम लोग कुछ सीन कर रहे थे साथ में, आई थिंक दिल्ली में कर रहे थे। और एक बहुत ही मतलब मैं हूँ और मतलब जो वहाँ के वाइस काउंसिल हैं जनरल ड्वायर, मिस्टर ड्वायर, वो जनरल डायर जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, हम तीनों थे उस सीन में। और वो बहुत ही इमोशनल सीन था जिसके अंदर वो जनरल डायर बोलता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया खास, मतलब वो सारे कीड़े मकोड़े थे जिनको मारा मैंने, इस तरीके की मेंटालिटी थी उस आदमी की। तो ये एक्टर जो हैं उन्होंने मुझसे, शॉट खत्म हुआ, सीन खत्म हुआ, घर जाने की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे पलट के बोला कि यार अमित, क्या सही में ऐसा हम लोगों ने किया है क्या? मैंने कहा हाँ किया है, लेकिन आपने नहीं किया है, तो आप परेशान मत होइए। और ही वॉज एक्चुअली वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट जनरल डायर डिड। और अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो जनरल डायर की एक हिस्ट्री पढ़िएगा। वो थोड़े से मतलब मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित आदमी थे। वो ऐसे आदमी थे जिसका खुद का बचपन इतना गंदा गुजरा था कि उसने वो भड़ास जो है बड़े होके बेसिकली निकाल दी हिंदुस्तानियों पे, जिनके ऊपर निकालनी नहीं चाहिए थी।
और ऐसी फिल्में करने में अपना एक अलग आनंद है। और क्या है कि हम सब आगे नदी की तरह बहते रहते हैं, पीछे मुड़ के देखना आसान नहीं होता है, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ माय प्रोफेशन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जैसे केसरी 2 करने को मिल गया या सावरकर करने को मिल गया, तो क्या है कि हमें भी हिस्ट्री का अपनी ज्ञान प्राप्त होता है। और जो कि हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में स्कूल में एक तो हिस्ट्री बहुत पकाऊ तरीके से पढ़ाई जाती थी, तो पढ़ी नहीं जाती थी वो। और जो भी थोड़ी बहुत पढ़ी तो उसमें इतना डिटेल में नहीं था कुछ भी, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसी फिल्मों में हिस्सा बनना, क्योंकि फिर आप जो कर रहे हो फिल्म में उसके बारे में आप पढ़ते हो, उसको समझते हो। डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने अपनी खुद की रिसर्च करी हुई है, उससे अवगत होते हो आप। और एक बहुत ही एक आत्मीयता का जो एक अंदर बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है वो, कि मैं इस फिल्म का इस हिस्टोरिकल स्टेटमेंट का, इस हिस्टोरिकल फैक्ट का एक बड़ा अच्छा हिस्सा बन पाया। अमित ने मुझे ना तो कोई कमीशन दिया ना तो कोई चाय ऑफर की, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आज शुक्रवार है, शाम का प्लान उस केसरी मूवी को देखने का हम सब बिल्कुल जाइएगा। और बहुत तारीफ हो रही है फिल्म की, और बिना पैसे के हो रही है, समझ रहे हैं कि हम पैसे नहीं दिए हम लोगों ने। अब एक लाइन कही गई कभी, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं। और कल हम इस मंच पर थिएटर की और चुनौतियों की बात कर रहे थे। अब उस लाइन को अगर मैं बदलूं तो कौन कहता है कि थिएटर से सब हो नहीं सकता, कुछ एक्टिंग तो जोर से कर दो यारो। यारो के बजाय हम विनीत भी लगा सकते हैं। 4 फिल्में एक साल में, जाट, छावा, बॉयज ऑफ मालेगांव और उसके साथ साथ मुक्केबाज, जो विनीत को हम सबने खूब देखा। और छावा की स्मृतियां तो मुझे लगता है हम सब के बीच में अभी भी होंगी। ये पूरा आएगा, धीरे धीरे करके सब आएगा। अगर किताबों के जो पीछे से पन्ने शुरू करते ना पढ़ने, ये वो वाले लोग हैं। विनीत, लंबा, और एक इंटरव्यू में आपने कहा था इस बात को कि ये संघर्ष जो है मुझे लगता है मेरी लाइफ से खत्म नहीं होता। अब जब मैं जिक्र करता हूं कि एक ही साल 4 ऐसी फिल्में जो आपके उस आर्ट को, थिएट्रिकल फिल्में हों जिसमें आपने रोल किए, किरदार किए और ऐसे किए कि सामने से आ रहने लगे, क्या वो संघर्ष खत्म हुआ? अब आपके सवाल पे बाद में आता हूं। पहले अमर उजाला संवाद के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आसानी से लखनऊ ताली नहीं निकालता लगता है। बहुत लंबे समय तक अपने काम के लिए तालियां नहीं मिली हैं, तो तालियां ना भी बजें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लखनऊ आना, उत्तर प्रदेश आना मेरे लिए ऐसा होता है घर आने जैसा है। तो यहां बैठा हूं तो ऐसा ही लग रहा है घर के आंगन में आके बैठा हूं, और घर के आंगन में बैठना सुखद ही होता है। और आगे बढ़ने के पहले, थिएटर में हम दोनों लोगों की फिल्में एक साथ इस समय चल रही हैं, जाट और केसरी चैप्टर 2। तो केसरी चैप्टर 2 के लिए मैं अमित को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि कलाकार का काम, आप साल भर मेहनत करते हैं तब जाके एक फिल्म पूरी होती है, और उसका बोलते हैं ना टेस्ट, रिजल्ट लगता है जब वो थिएटर में रिलीज होती है। तो ये रिजल्ट का दौर है। आप लोग ये कार्यक्रम कर लें, उसके बाद वक्त निकाल के परिवार के साथ अमित की फिल्म देखने जरूर जाएं। अब आता हूं उत्कर्ष जी के उत्कर्ष जी हटा भरे परिचय के लिए धन्यवाद। जो आपका सवाल था कि संघर्ष खत्म हुआ कि नहीं, मैं ये मानता हूं कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसका मकसद ये था कहने का कि बेसिक चीजों का संघर्ष जीवन में खत्म होना चाहिए। बेसिक चीजों की अगर लड़ाइयों में इंसान जब फंसा रहता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो कहीं जो है कम पड़ने लगता है समय के साथ।
क्योंकि जीवन एक पहली सांस से लेके आखिरी सांस के बीच में है। उसमें काफी सारा वक्त बचपन में चला जाता है, काफी सारा बुढ़ापे में चला जाता है। जो भाग्यशाली होते हैं और यंग और अधेड़ उम्र में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो उनके बुढ़ापे का भी वक्त जो है थोड़ा जीने में जाता है। अदरवाइज बीमारियां और ये सारी चीजें घेर लेती हैं। तो जो एक वक्त है, मुझे लगता है 18-20 साल से लेकर के तब तक जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, उसमें बहुत सारा वक्त बेसिक चीजों में, दाल रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में जब जाता है, वो तकलीफ देता है। तो मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य को जितना जल्दी इस तरीके की जद्दोजहद से निकलने का मौका मिल जाए उतना अच्छा। तभी उसके अंदर अगर कुछ पड़ा हुआ है वो निखर के बाहर आ पाता है। बेसिक तो नहीं पता, और अमित और विनीत ये सवाल आप दोनों से है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा स्टेज पर कई बच्चे आए थे जिनका हमने वो विजेता है और हमने सम्मान किया, और ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा। लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ, थोड़ा नहीं ठीक ठाक पीछे जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा उस संघर्ष के दिन को इसलिए भी बताइए क्योंकि आजकल एक चीज है जो आप लोगों ने भी देखी या पढ़ी होंगी। हम सब अभी मार्च अप्रैल से गुजरे हैं, परीक्षाओं के दौर होते हैं, और थोड़ी सी सफलता आजकल में लोगों पर, बच्चों पर खासतौर पर जितना प्रेशर डाल रही है, उनको किसी भी तरीके के कदम उठाने को मजबूर करती है। अक्सर आप जैसे लोग जब हम मंच पर होते हैं तो खुलकर अपने संघर्ष की बात नहीं करते, क्योंकि कई बार उनको लगता है कि हम अपनी आभा बड़ी कर रहे हैं, कि हम जितना संघर्ष दिखाएंगे लोग मानेंगे अरे बाप रे कहां से निकला, इसलिए आप लोग उसको कम बताते हैं। मुझे उल्टा लगता है, आप खुलकर थोड़ा बताएं कि क्या वो कितनी मुश्किल रही होगी, क्योंकि उसके बाद जब ये सफलता और ये चमक पर आप बैठे ना, उनको भी लगेगा कि नहीं, इसको टाल लो, इसको टाल लोगे, इसको सह लोगे, इसको पालोगे, पार कर जाओगे तो शोहरत मिल सकती है। वहां पर कोई अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं लगाना होता है। तो कभी लुक बैक करते हैं अमित, क्या याद आता है जो? यार मैं तो ऑनेस्टली लुक बैक करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कानपुर में पैदा बड़ा हुआ, मिडिल क्लास से थोड़ा लोअर ही मामला था। उस समय के संघर्ष ऐसे लगते थे कि अरे बाप रे बाप, ये कब खत्म होगा यार, है ना, ये मतलब कब खत्म होगा, कब मैं बड़ा होऊंगा और बचपने से निजात मिलेगी तो मैं कुछ खुद अपना कुछ करूंगा। मैं बड़ा हो गया तब भी वही लग रहा है कि कब मैं थोड़ा और बड़ा होऊंगा तो इससे निजात मिलेगी। तो जैसे विनीत भाई ने भी बोला अभी, संघर्ष जो है मुझे लगता है कि जीवन का हिस्सा है, और संघर्ष हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही है जो आपको आगे बढ़ाता है और आपको दौड़ाता है और चीजें करवाता है। अगर आप अपने कुकून में चले गए तो फिर आप थम जाओगे, और थमा पानी हमेशा गंदा ही होता है, तो बहते रहना चाहिए। बहरहाल जो संघर्ष की बात है, ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, विनीत भाई की अपनी अलग स्टोरी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो जो जिसमें संघर्ष रहा हो मेरे जीवन में जो आप में से किसी ने नहीं किया हो। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई खास चीज कर दी। और आप अगर उससे लड़ोगे नहीं और उससे चीर फाड़ के आगे आंधी तूफान से निकलते हुए आगे बढ़ोगे नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। जब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको जो करना है अपनी जिंदगी में वो आपको मिलेगा नहीं। आई थिंक वो सबसे बड़ा संघर्ष है कि मुझे करना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा चित्त कहाँ लग रहा है। क्योंकि जिस दिन आपको वो मिलेगा, जिस दिन मुझे ये पता चला, मैं 30 साल की उम्र में जाके लॉस्ट था मैं एकदम। 30 साल की उम्र में जाके पता चला कि अब एक्टिंग ही करनी है, एक्टर ही बनना है। भूखा मरूंगा, जीऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा दिन में, एक भी नहीं खा पाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब मैं जब हाइंडसाइड में सोचता हूँ कि जो भी छोटा मोटा अचीव किया है मैंने भी, विनीत भाई ने भी अभी तक, वो हमेशा कम ही पड़ेगा, आगे ही बढ़ना है। विनीत भाई पीछे भी एक बड़ी कमाल की बात बोली थी ना कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, तो हम सबको एक्सपैंड ही करते रहना पड़ेगा। मुझे अभी जो है मामला, उसमें बिल्कुल भी संघर्ष महसूस नहीं होता है। वो बताता हूँ क्यों नहीं होता है। कि जो चीज करनी थी वो करने को मिल गई है। हम में से ऐसे कितने लोग हैं कि वो चीज जो करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर पा रहे हैं, तो उसमें फिर क्या संघर्ष है यार। जो आपको करना तो वो आप कर ही रहे हो, तो अब क्या संघर्ष है। अब वो तो रोजमर्रा की डिफिकल्टीज हैं,
उससे आप कोई ना कोई रास्ता निकाल के निकल ही जाओगे। आज नहीं निकलोगे तो कल निकल जाओगे, परसों निकल जाओगे, यू नो। तो लाइफ को बेसिकली, जो भी आपकी लाइफ है ना, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको बदलने की मुहिम में लगे रहिए। एक ना एक दिन बदलेगी, वो अच्छे के लिए बदलेगी। बुरा वक्त आएगा तो अच्छा भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी आएगा। विनीत, अमित ने तो कहा कि वो लुक बैक ही नहीं करना चाहते। एक शब्द जिसको मैं थोड़ा सा, और हम लोगों का काम होता है पत्रकारों का कि हम एडिट कर देते हैं, प्लीज। वो ये कि आपने कहा कि हम छोटे मोटे कुछ बन गए, छोटे को एडिट कर दिया जाए। अब जो प्यार हम लोग दे रहे हैं वो बड़ा भारी भरकम। मैं यूनिवर्स में अटका हुआ था भाई, इतना बड़ा यूनिवर्स है। मैं एक चीज आप लोगों को, सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, कि जब भी थोड़ा डाउन हो ना लाइफ में आप, तो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज, इन पे ना डिस्कवरी पे जाके टीवी शो देखिएगा। तो उसमें ना वो जो समुंदर के पास की बालू का जो एक कण है ना, उतने भी नहीं है हम। तो इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए अपने आप को, है ना। मजे करिए लाइफ में, और संघर्ष को भी एंजॉय करिए। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा लाइफ में। धीरे धीरे मेरे फेवरेट टॉपिक पर आ रहे हैं कि कानपुर का आदमी और मजे लिए बोल दिया, हम वहां पर भी आएंगे। विनीत, अमित ने जैसा कहा कि वो बहुत लुक बैक नहीं करना चाहते या नहीं करते, आप वो जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत पीछे पलट के नहीं देखना चाहते, क्या आप पीछे पलट के देखते हैं, कुछ याद करते हैं? मैं पीछे पलट के देखता हूं, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे जीवन में, मेरे जो सपना मैंने देखा था, तो मुझे गाइड करने वाले बहुत कम थे। परिवार में तो कोई नहीं था, मोहल्ले में भी कोई नहीं था, जान पहचान में भी कोई नहीं था। तो गलतियां होंगी इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं मुड़ मुड़ के देख, वो गाना है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, अपना एकदम उल्टा है, मुड़ मुड़ के देख, मुड़ मुड़ के, ताकि पता चले कि पिछले 3 महीने में मैंने क्या गलती की, पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीवन में आज ग्रोथ नहीं हो रही। तो मैं अगेन एंड अगेन रिविजिट करता हूं, और उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। और जो संघर्ष की चीज है, एक वक्त था, बचपन से कंडीशनिंग रही है परिवारों में कि आपकी जो कमियां हैं उसे छुपाइए। अगर मोजा फटा है आपका, तो उस मोजे को बच्चा बचपन से ही उस अंगूठे को अंदर खींच के रखता है कि लोग देख ना लें। आपके घरों में अगर जाते हैं तो आपका जो ड्राइंग रूम है या बाहर की जो बैठक है, बैठक एकदम चकाचक बनाने की कोशिश रहती है, भले अंदर के कमरे में हाल बुरा हो। एक चीज मैंने सीखा जीवन में कि खोल दो, पर्दा हटा दो, आपको ताकत मिल जाती है। मेरा अगर मोजा फट गया ना, तो मैं फटे हुए मोजे का पैर ऊपर रख के बैठता हूं कि मेरी यही स्थिति है, मेरी यही स्थिति है। अगर मेरी ये कोट यहां से फटी है ना, तो मैं ऐसा हूं, देख लो ये फटा है, कपड़ा फटा है, मैं नहीं फटा हूं। और मैं हमेशा हर बच्चे को, हर माँ बाप को, जीवन में क्या है ना, समाज की जो चीजें हम पे थोप दी जाती हैं, उसमें आपका आधा जीवन चला जाता है उसको निभाने के चक्करों में। इसलिए मैंने शादी की थी, 14 लोग गए थे, 14 लोग, क्योंकि अपनी शादी का आर्थिक दबाव लेके अपने जीवन के संघर्षों में 5 और साल मुझे ऐड नहीं करना था। मैं हर बाप को, हर मां को अपने जीवन का ये टुकड़ा इसलिए शेयर करता हूं कि अगर कुछ कार्ड कम छपेंगे तो आपकी मोहब्बत कम नहीं हो जाती। अगर कुछ प्लेट खाना कम लगेगा तो आपका दिल छोटा नहीं हो जाता। उन्हें सोचने की जरूरत है जो कुछ कम प्लेट या कार्ड ना आने की वजह से, सपरिवार निमंत्रण ना आ पाने की वजह से आप पे उंगली उठा रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। तो अगर आपके घर में कुछ कम है तो उसे शेयर करिए। ऐसा समाज बनाइए कि समाज उस कमी को छोटे और बड़े की दृष्टि से देखना बंद करे।
ताकि कोई बाप, कोई पिता, कोई माँ, कोई बड़ा भाई जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है वो जिम्मेदारियों के साथ साथ कुंठा के साथ तो ना जिए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ कम है तो शेयर करिए, बता दीजिए। और मैंने खुल के ही बोला है अपने इंटरव्यूज में, बहुत वक्त ऐसा आया पैसे नहीं हुआ करते थे। पैसे नहीं है, पैसा एक नंबर है, एक व्यवस्था है। मैं कम नहीं हूं, मेरे अंदर का दम कम नहीं है, सांस पूरी ले रहा हूं। ईश्वर ने मेरे शरीर में उतनी ही हड्डियां दी हैं जितने इस देश या इस धरती पे बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठे किसी व्यक्ति को दी। मेरे कान उसी जगह पे हैं, मेरी आंख उसी जगह पे है, मेरी नाक उसी जगह पे है, मेरे हाथ उसी जगह पे हैं, मेरी सोच उसी जगह पे है। तो मैं सपने छोटे क्यों देखूं? आप मेरे साथ आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो आपका धन्यवाद, मैं रुकूंगा नहीं। इसी तेवर को लेके चलता रहा और चलते चलते हो गया। अभी जैसे उत्कर्ष जी ने बोला 23-24 साल हो गए मुंबई में। सच बताऊं, मेरे पास अभी भी घर नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हाँ, जिनकी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए काम कर रहा हूं ताकि एक छत मेरी हो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये सबके पास होना चाहिए, तभी तो आप कुछ और बेहतर तरफ बढ़ पाएंगे। तो मुझे ये कहने में कोई शर्म वर्म नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने अपनी कला को इतना सींचा है, इतना सींचा है कि आप जब जब जाके मुझे पर्दे पे देखोगे तब तब एहसास होगा क्या कमाल का एक्टर है। और ये एहसास आप लगातार हमें दिलवा रहे हैं। अमित, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। कानपुर के आदमी की एक बड़ी खासियत होती है, वो ये कि मतलब मैं जब पहली बार गया तो समझ आया कि रेड लाइट जैसी चीज मन का वहम है। हमको रेड लाइट जैसी चीज मन का वहम होती है। वहां किसी चौराहे पर लाल बत्ती मन का वहम है। हमको निकलना होगा तो हम हरे में भी नहीं निकलेंगे और निकलना होगा तो हम लाल में भी निकलेंगे। तो ये जो मिजाज, और आपने कहा ना कानपुर नहीं छोड़ सकता किसी को, कभी ऐसा लगा कि कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, शूट पर हैं, यार ये क्या बता रहा है मुझे? मत नाम लीजिएगा, थोड़ा किस्सा बता दीजिएगा, क्योंकि नाम पर ही सारा सेंसर आता है। मैं हूं ना बैठा देखो, रोज होता है ये यार, ये किसी भी काम में होगा, किसी भी काम में होगा, हमारे काम में भी होता है, बहुत बार होता है। और कभी कभी दूसरे की बात सही निकलती है, कभी कभी हमारी बात सही निकलती है, मैं हमेशा मानता हूं कि अपना जो क्रिएटिव कोलैबोरेशन है फिल्म मेकिंग का, एक्टिंग करने का, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, और वो सारे डिपार्टमेंट अगर साथ में एक सिनर्जी नहीं बनाएंगे, एक तरीके का साथ में मिलके बुत नहीं खड़ा करेंगे, उसके अंदर नक्काशी वाले की भी उतनी जरूरत है जितने की पेंटर की जरूरत है, जितने की उसके ऊपर लाइट लगाने की जरूरत है। तो ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कोलैबोरेटिव चीज है, ये जैसे कि हर चीज कोलैबोरेटिव है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन थोड़ा सा एक मजाकिया इसको बताने के लिए मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। जब कुछ काम वाम नहीं होता था तो एक तो मुझे ऑडिशन देने में बड़ी कोफ्त आती थी। मुझे हमेशा लगता था कि क्या ले रहा है ऑडिशन, कि 2 लाइन बता के तुम मुझसे पूरा कैरेक्टर कैसे करवा सकते हो, बट देना पड़ता था। तो एक दिन मैं गया किसी एड का ऑडिशन देने के लिए और मैंने कुछ लाइनें वाइनें बोली, करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा बेटर कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं एक और जो है देना चाहता हूँ ऑडिशन। तो उसने बोला कि अब क्या कर लोगे तुम? मैंने कहा अब क्या कर लोगे, मतलब कुछ और करेंगे भाई, ट्राई करेंगे कुछ। तब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो ऑडिशन ले रहे हैं ना, ये बीमारी काट रहे हैं, ये टाइम पास करने आए हैं यहाँ पे, इनको कोई लेना देना नहीं है। वो जो तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी घूम रही है ना, इनको उससे कोई सरोकार नहीं है, ना कोई लेना देना है। ये अपना घंटे गिनने आए हैं यहाँ पे, 8 घंटे में स्टूडियो का किराया पूरा हो जाएगा और इनको यहाँ से पैकअप करके जाना है, क्योंकि ये जो कैमरा भी लेके आए ना वो भी किराए पे लाए हैं ये।
तो इस तरीके की बहुत चीजें हुई हैं। और पहले पहले जब थोड़ी जवानी ज्यादा थी, वैसे तो अभी भी जवान हूं, लेकिन जब जवानी ज्यादा थी तो बहुत गुस्सा आता था, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, कभी कभी गाली गलौज भी हो जाती थी। अब वो मातृभाषा है, वो निकल ही जाती है कभी कभी। तो अब जो है तरस आने लगता है। फिर बीच में ऐसा होने लग गया था कि कोई बात नहीं, बोलने दे इसको, अभी जब साउंड रोलिंग कैमरा एक्शन के बाद तो मुझे ही एक्टिंग करनी है ना, इसको थोड़ी ना करना है कुछ। तो ये चलता रहता है यार, यही तो मौज है, मौज लेते रहने चाहिए। महारानी एक सीरीज, और उसका जिक्र मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम पत्रकारों के लिए वो ज्यादा रिकॉल सीरीज रह गई जब आप राजनीति पर कुछ करते हैं। और आप लोग अपने किरदारों से हमें गलत भी साबित करते हैं कि रिकॉल सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर नहीं हो सकता। जब वो आप पूरी सीरीज कर रहे थे, मैं उसको जितनी बार देखा, और चूंकि मैं बिहार का नहीं हूं लेकिन बिहार की राजनीति को बतौर पत्रकार समझता हूं, मुझे आपके किरदार में किरदार दिखाई दे रहा था। और आपको मैंने कई बार इस इंटरव्यू की तैयारी की। बाकी किसी में नहीं दिखाया तो पिटवाओगे तुम मुझे यार, बाकी का मैं बाकी जिस दिन मंच पर आएंगे उस दिन उनकी भी यही बात कह दूंगा कि उनमें दिख रहा था। आप में मुझे किरदार जो दिख रहा था क्या, और क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं अमित, क्योंकि मैंने आपको बाकी इंटरव्यू पर भी जब भी देखा, सुना या पढ़ा है, आप उन सोशल चीजों से अवेयर रहते हैं, आसपास जो घट रहा है उसके बारे में पता है। क्या आपको ऐसा लगा कि आपका किरदार रिलेट हो रहा है, और अगर वो लगने लगता है तो उस जैसा कर दूं क्योंकि लोगों को भी वही लगेगा, या उससे अलग ही रहूं, ये क्या होता है? यार मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी तो जो लाइफ चल रही है वो है जादुई जिंदगी, मैजिकल लाइफ है। अभी क्या है, मैंने जितने भी काम किए हैं और जितने भी काम जिन लोगों के साथ किए हैं, वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड लोग थे। तो अब महारानी की अगर बात करें तो सुभाष कपूर, जो कि क्रिएटर थे शो के, हैं मतलब अभी भी, और उनके साथ जो राइटर्स थे, नंदन, उमाशंकर, ये लोग इतनी बढ़िया इनकी अंडरस्टैंडिंग थी बिहार पॉलिटिक्स के बारे में, इतनी बढ़िया रिसर्च थी, इन लोगों को एक एक चीज पता थी कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो मैंने पूछा था इनफैक्ट कि मैं किसी एक्टिव पॉलिटिशियन पे या पास्ट पॉलिटिशियन पे इसको बेस करूं क्या अपने काम को। तो मुझे सुभाष भाई ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि तुम अपनी तरह से करो, और वो मैंने उसको थोड़ा सा सीरियसली कम लिया, क्योंकि मैं उन दिनों बहुत काम कर रहा था। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, फिर ये तो हो जाएगा ना, मतलब ये भी जमतारा में भी पॉलिटिशियन बन गया, इसमें बन गया, थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करके चेपा चेपी करके ये भी निकाल लूंगा और कर लूंगा यार, हो जाएगा। तो पहले दिन पहुंचा मैं, उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट सीन दिया, और मेरी थोड़ी सी आदत है कि लाइनों को अपना बनाने की, अपने तरीके से बोल देने की, थोड़ा हेर फेर कर देने की, इधर से उधर कर देने की, कि मतलब फ्रेमवर्क में रहूं, मामला वही जाए जो जाना चाहिए, लेकिन अपना बना पाऊं उसको। वो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स वही करते हैं, वो अपनी ईज के लिए। और अब मैंने कुछ भाषणबाजी चालू करी और सुभाष भाई बोलते हैं नहीं फिर से करो, फिर मैंने किया नहीं फिर से करो, तो लाइनें क्यों बदल रहा है तू, लाइनों का हर वर्ड का मतलब है। तो बहुत समय के बाद क्या हुआ, एक वो जो जिस चीज को मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था रोल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई मेरे लिए। और क्योंकि मुझे एक बॉक्स में डाल दिया गया कि इस बॉक्स की दीवारों पे सिर मारता रहे, इससे बाहर नहीं निकल सकता, इस फ्रेमवर्क में ही काम करना है, और हर लाइन को पिरो पिरो के लिखा गया है और वैसे ही समझ के बोल उसको। तब मुझे समझ में आया कि यार एक नई कुछ तो दरवाजा खिड़की खुली अंदर से एज एन एक्टर, कि अरे हाँ ये भी एक चैलेंज है। सारा टाइम क्या है कि मैं गया, अपना कर दिया, लोगों ने ताली बजाई, मेरा भी सिर जो है वैसा हो गया कि हाँ तो मैं कर ही लेता हूँ, निकल जाएगा काम। बट ये वो काम नहीं था, क्योंकि एक पॉलिटिकल लैंग्वेज थी उसके अंदर जिस तरीके के संवाद लिखे गए थे, उस हर चीज का मीनिंग था, और वो एक प्ले था हर कैरेक्टर के साथ, तो महारानी पर से में बहुत अच्छी खासी मेंटल मेहनत करनी पड़ी मुझे करने में उसको। आपने बताया आप लाइनों में थोड़ा हेर फेर करते हैं, और अमूमन एक्टर ऐसे करते हैं। विनीत पर आ जाते हैं जो लाइनें पूरी खुद ही लिखने पर ज्यादा यकीन करते हैं,
और सिर्फ लाइनें ही नहीं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखने पर यकीन करते हैं। बड़ा अजीब शहर है साहब लखनऊ, मैं लखनऊ का भी नहीं हूं। तो कुछ दिन पहले आईपीएल का एक मैच हुआ यहाँ, चेन्नई और लखनऊ का मैच। पूरा लखनऊ चेन्नई को देखने गया कि हमारी टीम हार जाए और चेन्नई जीत जाए। और आप जिसके बारे में खूब गजब लिखते हैं, अतिथि देवो भव का भाव ज्यादा है। एक ही टीम के लिए आता है, बाकी और टीमों में किसी ने अतिथि नहीं बनाए, सब लखनवी वापस लखनवी बन गए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत सी चीज लिखी और वो इस वक्त इतनी मौजू है, आपने कई बार उसको लिखा पढ़ा है, आप इशारा समझ चुके हैं कि वो किनके लिए है। अगर इस लाइव ऑडियंस के सामने सुनाए, क्योंकि ये ऑडियंस भी सारी उन्हीं को देखने गई थी जिनके आप भी फैन हैं, और मौजू इसलिए है क्योंकि हर दिन उनके बारे में सवाल खूब आ रहे हैं। तो जो लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तमाम तरीके के सवाल और उनको क्रिकेट सिखाने की इन दिनों कोशिश कर रहे हैं, विनीत से सुनिए। और वो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं कि जब ये खुद लिखते हैं तो इनके कलम और उसके बाद उनके कंठ की ताकत क्या है? मैं ये मानता हूं कि मैं कुछ नहीं लिखता, मैं एक माध्यम हूं, और जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता हूं, यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी पे कुछ डाउनलोड कर देता है। हम यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन इस हॉल में अभी इसी समय अगर 98.3 FM लगा दें तो कुछ बजने लगेगा। तो देयर आर सो मेनी फ्रीक्वेंसीज राइट नाउ हियर इन दिस हॉल। तो अगर आप अपने ट्रांसमीटर को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो यूनिवर्स से आप कुछ रिसीव करने लगते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं लिखता हूं, मैं क्लेम नहीं कर पाता। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मैं तैयार हूं, कुछ आ रहा है उसको ले लेता हूं। यहां काम के लिए ठीक है कि हाँ मेरे नाम के साथ चला जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन एक पल के पहले तक मुझे नहीं पता होता था कि ये गाना आने वाला है, और अचानक से वो डाउनलोड होता है, लिटरली डाउनलोड होता है मेरे सिस्टम में। तो मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा था और जा रहा था, और एफएम पे क्विज आ रही थी, क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिकेट को हिंदी में, बताएगा कोई? बहुत कम हाथ उठा है, हम उत्तर प्रदेश में हैं, और हाथ भी तुक्के का ज्यादा उठाओ। क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं। उस एफएम की क्विज में मुझे पता चला, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। मैं बोला बड़ा रिदमिक है। हाँ, मैं महेंद्र सिंह धोनी को बहुत पसंद करता रहा हूं। कई कारण हैं कि क्रिकेट जब देखता था तो अक्सर ये होता था कि अगर बॉल्स कम है, रन ज्यादा बनाना है, ठीक, कि 10 बॉल बची है, 24 रन बनाना है, तो डर लगता था कहीं मैच हार ना जाए, और इंडिया खेल रही है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अगर इफ ही इज देयर इन द टीम, तो वो बहुत पहले से चेज करने लगते हैं कि अगर कुछ ऐसा स्कोर है तो वो पहली बॉल से चेजिंग शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे पता चलता है कि उल्टा हो जाता है कि 10 बॉल पे 24 रन बनाना उल्टा हो जाता है, 24 बॉल बची है, 10 ही रन बनाना है। तो वो बहुत पहले से शुरू करते हैं। तो उनका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत पसंद रहा, उनकी जो जर्नी है जीवन की, कि हमारे एक बड़े हम्बल फैमिली से निकल के एक कमाल की चीज की उन्होंने। तो ये गाना उन्हीं के व्यक्तित्व को ध्यान में रख के मैंने लिखा था, मतलब डाउनलोड हुआ था। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हु प्रचंड विमान सा है मारता। धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे। नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता। गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सा भांजता महाबली। हर हवा को काटता है, संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओह माय गॉड। धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया, धोनी है,
धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। युद्ध की हुंकार है रे, ऊर्जा अपार है, मंद मंद मुस्कुरा के तोड़े अहंकार है। विश्व भर की जीत है रे, फिर भी जो विनीत है, कीर्तियों का केंद्र है रे, नाम ही महेंद्र है। नील वस्त्र धारित कर जो विजय ध्वज फहराए, श्वेत हरित केसरिया 10 दिशा में लहराए। भारत की ख्याति जन जन तक पहुंचाना है, आज फिर इस भूमि पे, आज फिर इस भूमि पे ध्वज को लहराना है। दा 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 दा। धोनी है रे भैया, धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। धन्यवाद। अब गाना सिलसिला चल पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने मेरे घर से टीवी बाहर निकाल दी। उसका मुक्काबाज के समय पैसे वैसे खत्म हो गए थे, पैसे की जरूरत थी, सारा सामान बेच दिया। तब से टीवी नहीं खरीदी मैंने, 2016 की बात है। अब ले लूंगा। तो टीवी जब भी खोलता था तो उसपे कुछ न कुछ बक 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 चल क्या रहा है। मतलब गली का नाला टूट गया, उस पे भी चल रहा है कुछ, है ना। कुत्ते ने सांप को मार के मालिक के जीवन की रक्षा की, इस पे चल रहा है 1 घंटा। तो मुझे लगा भाई ये चल क्या रहा है सब। तो ये बकबक जो शब्द है ये मेरे जहन में रह गया था, तो उस पे मैंने एक लिखा था। आप लोग भी गाएंगे ना मेरे साथ। बकबक 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 बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ। बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। बकबक 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 बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ। पानी तुम्हारा है पानी बचाओ, बिजली तुम्हारी है बिजली बचाओ, सड़कें तुम्हारी है सड़कें बचाओ। बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। अरे खत्म नहीं हुआ। वो देखो साथी तुम्हारा जो छूटा है रूठा है बैठा है पास तो जाओ, हाथ बढ़ाओ कसके उसको गले लगाओ, जोर से अपने दिल से बोलो। बकबक 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 बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ। बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। ट्विटर पे एफबी पे लिखना जरूरी है, फिर भी न जाने क्यों अपनों में दूरी है। तूने जो सीखा है तूने जो जाना तूने जो पाया है तूने जो गाया है, घर से निकलो बाहर आओ, नॉलेज रोटेशन में जोर से बढ़ाओ, जोर से अपने दिल से बोलो। बकबक 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 बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ। बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। फुल लाइफ डैडी ने पापड़ जो बेला है तब जाके आया रे, पैसों का रेला है बैठा है घोड़े पे, अपनी डिजायर के ईगो में अपनी जरूरत ये भूला। डैडी के बुद्धि की बेल बजाओ, नींद में सोए हैं बाबू जगाओ, उनको भी अपने संग ले आओ, उनको बताओ उनको दिखाओ। ये देखो पब्लिक की काली सी गंगा है, ये देखो भूखा है वो देखो नंगा है, बारी तुम्हारी है करके दिखाना, इनको संभालो बढ़ के उठा लो, आंसू जो इनके हैं तुम पोंछ डालो, बटुए से थोड़ा सा वक्त निकालो, बालो बालो खूब बालो, जोर से अपने दिल से बोलो। बकबक 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 बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ। तो जीवन में हाथ बढ़ाइए, बकबक काम करिए। अगर किसी और शब्दों में कहा जाए घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, तो किसी मीडिया के मंच पर आकर ये कहना कि मारो लेकिन इस तरह से मारो कि अपमान न लगे, खुद ही ताली बजाने लग जाएं। कहो इतनी मर्यादा के साथ कहो कि कुछ बेहतर हो सके। अगर इंटेंट करेक्ट हो, अगर इंटेंट आपका करेक्ट हो, आपकी नीयत करेक्ट हो, तो आपकी बात किसी को बुरी नहीं लगती।
अमित भाई बहुत मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वही हम जैसों की शक्ल सामने दिख रही थी, और जैसा मैंने कहा कि अगर घर में घुसकर मारने का कोई दूसरा भी शब्द होगा तो उसको यूं भी परिभाषित किया जा सकेगा। लेकिन बात सही है कि हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है, और बात को यहीं ले आते हैं। अक्सर हम लोग जब भी आप जैसे प्रख्यात अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या कुछ है आने वाला है। अमित भाई, कोई एक ऐसी डिलीवरी, कोई एक ऐसा डायलॉग, कोई एक ऐसा परफॉर्मेंस एक्ट जो उस वक्त करना बहुत मुश्किल रहा किसी भी कारण से, कभी तबीयत, कभी इमोशनल रीजन होता है, और लेकिन आप सब प्रोफेशनल हैं, आप परफॉर्म करते हैं, वो चीज नहीं निकल रही थी लेकिन वो निकालनी पड़ी। जरा वो बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज रही थी कि परफॉर्मेंस तो हमको दिखेगी, आज पीछे की कहानी आ जाए कि ये कितना। मैं इसमें एक ही बात उजागर करना चाहूंगा, वो ये है कि एक तो हमारे काम में एक बड़ी एक लाइन है जो बड़ी प्रचलित रहती है हमेशा, उसके ऊपर तालियां भी पड़ती हैं, जो कि मुझे लगता है कि मुझे मासूम लगते हैं वो लोग जो इन बातों पे ताली बजाते हैं कि क्या एक्टर है यार, वन टेक एक्टर है ये, एक टेक में कर देता है सब कुछ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वन टेक एक्टर कुछ नहीं होता है। वन टेक एक्टर जो हैं वो यूजुअली एक्टर होते नहीं हैं। तो वो आते हैं और अपनी लाइन बोलते हैं, उनका एक ही मीटर होता है, उसमें बोलते हैं, आगे चले जाते हैं। मुझे मेरे काम में तब तक वो लाइनें बार बार बोलने का मन है जब तक कि वो लाइन जो है आपकी ना हो जाए, और जिस इंसान ने वो लाइन लिखी है, जिसकी आप लिखी हुई लाइनें या जिसका जिसका जीवन आप दिखा रहे हो ऑडियंस को, वो जब तक सत्य ना हो जाए आपके लिए। और उसमें कभी कभी 10 टेक भी हो जाते हैं, 15 टेक भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 ही में हो जाता है। एक में अगर हो जाता है तो लगता ही नहीं ऐसा कि अच्छा किया है, तो और करना पड़ता है। फिर बाद में डिसाइड होता है या पता चलता है कि नहीं, वो पहली वाली ही ठीक थी। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मानता हूं मैं अपने प्रोफेशन को और अपने काम को, बहुत पायस मानता हूं, और उसमें मजाक नहीं करता बिल्कुल भी। उसमें ये नहीं हो सकता फिर कि यार ऐसे ही करके चले गए, वो उसको पाना पड़। हम लोग एक्टर बने क्यों हैं? हम वो जो टेक्स्ट है उसको पाने के लिए एक्टर बने। अगर उसको पा ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा है ये काम करने का? फिर वो 30 साल तक जो मैं लॉस्ट था, अभी भी लॉस्ट ही हूँ, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है जीवन का। तो मेरे लिए बहुत ही पायस काम है ये, और जो भी करता हूँ डिटेल से करता हूँ, घुस के करता हूँ। थोड़ा सा घड़ी का इशारा मुझे मिल रहा है, लेकिन विनीत, एक जो फरमाइश आई थी, और मैंने कहा था किसी भी किताब को पीछे से शुरू नहीं करते हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज जो शायद इस सत्र की अंतिम चीज होगी, अंतिम फरमाइश होगी, और कुछ अधूरा रह जाना बहुत कुछ पूरा करने की एक उम्मीद होता है। तो अगर ये संवाद जितना अधूरा रहेगा आप दोनों के साथ, उतना कुछ पूरा करने की उम्मीद होगी। वो ये कि एक फिल्म जिसने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी, एक फिल्म जिसने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी, जिसने सिर्फ प्रशंसा नहीं पाई, जिसने इतिहास को देखने के नजरिए को बदला है। और मैं शायद आज शाम को केसरी देखने के बाद भी ये कह सकूं, मैं छावा के लिए कह रहा हूं, और उसका एक संवाद है। और वो संवाद जिन परिस्थितियों में कहा गया और जिस तरीके से आप सभी ने, आपकी पूरी टीम ने उसको चित्रित किया, सच में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। विनीत, आपने उसको दिखाया, इसके लिए आपको उसका धन्यवाद। और मैं वही चाहता हूं कि वो जो आपका किरदार जो पर्दे पर बोलता है, अगर वही वाइब्रेंसी इस सत्र की समापन पर आपके उस डायलॉग के साथ हम उसका समापन करें, तो ये देखिए, क्योंकि वो हम सभी को वो गर्व देने का मोमेंट था। मतलब वो, मैं बहुत छोटा हूं सिनेमा की समझ के हिसाब से, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो पॉपकॉर्न खाते हुए देखने वाली फिल्म नहीं थी। वो शायद हाथ बांधकर, हाथ जोड़कर, आंखों में कुछ आंसू लाकर वैसे भाव में रह जाऊं, वैसी फिल्म थी। तो जो तालियां आ चुकी हैं, उन तालियों का कर्ज तो निभाना पड़ेगा, बहुत सालों तक नहीं भी मिली हैं। तालियों का कर्ज नहीं होता, तालियां पेट्रोल के जैसे होती हैं, आग लगा देती। कविता सुनाने के पहले ना मैं थोड़ा सा कान घुमा के पकड़ना चाहूंगा। हमारा जो टॉपिक है, एक बार आप बताएं उत्कर्ष जी, जिसपे हमारी चर्चा हो रही है। हम लोग काफी पहले से भटके हुए हैं उससे,
क्या है हमारा जो विषय है? विषय हमने रखा था सिनेमा का बदलता दौर, और आंखों में मुझे लग रहा था कि जो मैं पूछ रहा हूं वो ज्यादा ठीक है। हाँ, काफी सारी चीजें हमने बोली, सिनेमा का बदलता दौर। अब मैं छावा को जोड़ूंगा आज के वक्त से। मैं ऐसे चीजों को देखता हूं कि आज के वक्त में सिनेमा में महिलाओं का योगदान बढ़ा है। उसकी वजह से एक बहुत अलग तरह का पर्सपेक्टिव आता है। समाज में भी जब महिलाओं का योगदान बढ़ता है तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसको भी मैं जोड़ता हूं। अभी जैसे मैंने एक फिल्म की सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, तो उसकी डायरेक्टर रीमा कागती हैं और जोया अख्तर उसकी प्रोड्यूसर हैं, और उन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। बहुत सारी महिलाएं आज की डेट में बड़े बड़े चेयर्स पे बैठी हैं, बिकॉज सी हम पुरुषों के चश्मे से समाज को देखते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है जो महिलाओं के चश्मे से दिख सकता था। तो जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो उनका हिस्सा कवर होता है, बहुत सेंसिटिव कहानियां लेके आती हैं। अब मैं इसको छावा से कैसे जोड़ रहा हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज के पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का इतना बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज को जो विचार दिए, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। तो एक मां के योगदान से एक बच्चा कैसे इतना बड़ा एक ऐसी सोच को समाज के सामने लाके रख पाता है। इसलिए महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है। तो मैं हर किसी को यही बोलूंगा, आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, अगर आपके आसपास कोई महिला नहीं है तो समझिए कि वो जगह आपकी कुछ ऐसी है कि कुछ छूट गया है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो वह अपने डिपार्टमेंट में जहां भी हैं थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि महिलाएं कहीं राह देख रही हैं कि कोई जगह बने, और उनको जब जब जगह मिली है उन्होंने साबित किया है। आज मैं यहां हूं, मेरी मां का योगदान रहा है। तो छत्रपति संभाजी महाराज के एक दो जनरेशन पहले जाएंगे तो मां का योगदान जो था वो कहीं ना कहीं उनके रगों में दौड़ रहा था। तो वो जो संवाद है कवि कलश जी और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच में, ये शुरू करने के पहले एक सवाल है आप लोगों से। आप में से किस किस को छावा देखने के पहले ये बात पता थी कि कवि कलश जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थे? हाथ उठाएं। मेरी मोजे वाली बात याद रखिएगा, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अब देख लीजिए अपने चारों तरफ, इतना बड़ा योगदान मराठा साम्राज्य में कवि कलश जी का जो उन्नाव से थे, हमें और आपको नहीं पता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो शायद हमें जानने की जरूरत है। अब मैं आता हूं संवाद पे। ये तो वो था कि मैं आईना दिखा देता हूं, खुद को भी दिखा लेता हूं, और इसमें कोई गलती नहीं है। जीवन के आपाधापी भाग दौड़ में जिंदगी ऐसी चली कि हम जान नहीं पाए कवि कलश जी को, जबकि वो यहां से ही थे। आज महाराष्ट्र के हर घर का दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। इतना प्यार करते हैं लोग वहां छावा के बाद। जब वो सीन की कविता पे आ जाता हूं, दो कविता सुनाता हूं। किस किसने फिल्म देखी छावा? तो एक बार जरा कुछ जोर से कुछ बोल दीजिए। हरा हरा महादेव। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ओम नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। अब वो कविता पे आता हूं जो आखिरी है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें,
तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। ये कविताई अब खत्म हुई महाराज। हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति, ओ सहचर संभा। हम नमक हैं महाराज, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। धन्यवाद। अनंत इतिहास को बताने वालों के लिए अनंत क्रम तक की तालियां अगर बजती रहें तो वो सम्मान और वो कर्ज हम चुका देंगे जो शायद सालों तक हम इन दोनों होनहारों को नहीं दे पाए। वो भूल हमारी भी एक दर्शक के तौर पर रही जो नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और विनीत, आप दोनों का।